नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में मार्गदर्शन कराए जाने के लिए गठित मुख्यमंत्री सलाहकार समूह की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। साथ ही राज्य के तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे। राजधानी देहरादून के पैसिफिक होटल में आयोजित कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, कृषि मंत्री गणेश जोशी, वन मंत्री सुबोध उनियाल, चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा बैठक में मौजूद रहे। उत्तराखंड राज्य आगामी दिसंबर महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रहा है ताकि राज्य में विकास की रफ्तार बढ़ सके, राज्य में बाहरी स्रोतों ने निवेश आ सके और इस निवेश के जरिए विकास और रोजगार प्रदेशवासियों को मुहैया हो सके। बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की रूपरेखा तैयार करने के लिए आज राज्य सरकार के सलाहकार समूह की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ उनके मंत्रिमंडल के सदस्य और शासन के आला अधिकारी समेत राज्य के उद्योगपति शामिल हुए। उत्तराखंड सरकार का यह जो प्रयास है, उत्तराखंड की समृद्धि के लिए, लोगों के विकास के लिए और उत्तराखंड की क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन यह प्रयास है। इन्वेस्टर समिट जो हमारी दिसंबर माह में प्रस्तावित है, उस बैठक को लेकर आज जो हमारे विभिन्न उद्योग समूह के लोग हैं, शिक्षा क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र और समाज के विभिन्न सेक्टरों में काम करने वाले लोग हैं, उन सभी से हमने चर्चा की है और सभी ने अपने सुझाव दिए हैं कि कैसे और अधिक लोगों को यहाँ आकर्षित किया जा सकता है, अधिकतम निवेश लाया जा सकता है। उस पर सबके बहुमूल्य सुझाव मिले हैं और उन सुझावों पर हम काम करेंगे। नहीं, देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तराखंड की दो सबसे बड़ी समस्याएं अगर आप देखेंगे और सदी मैंने पिछले 7 साल में हम ही सुन रहे हैं सदन के अंदर, वो पलायन और रोजगार है और उसको रोकने के लिए इन्वेस्टर समिट बहुत ही जरूरी एक स्टेप है। पिछली बार जब 17 में हमारी सरकार बनी थी और उस वक्त माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी सीएम थे, उस वक्त भी हमने एक इन्वेस्टर समिट किया था। बाल किशन जी ने कहा कि हम लोग जितने 1000 करोड़ रुपया से ज्यादा का हम खरीदते हैं, जड़ी बूटियां खरीदते हैं, लेकिन उत्तराखंड में जो मुश्किल से 100 करोड़ की मिल पाती है। तो हमने उनको बताया कि आज हम पंचायत एक्ट में अपना परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिसमें राज्य की 11,203 पंचायतों में हम लोग हर्बल फार्मिंग अलाउ कर रहे हैं कि किसान हर्बल की खेती भी कर सकता है और उसका दोहन भी कर सकता है अपने पंचायत के अंदर, ताकि उसकी आजीविका से जुड़े। उत्तरांचल प्रेस क्लब द्वारा तीज महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्वयं पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं कार्यक्रम में महिलाओं ने गायन कर लोगों को संबोधित किया। इस मौके पर नृत्य एवं गायन क्विज प्रतियोगिता बेस्ट मेहंदी में प्रतिभाग करने वाली महिलाओं को पुरस्कृत किया गया। उत्तरांचल प्रेस क्लब के द्वारा यहाँ पे तीज का बहुत ही सुंदर आयोजन हुआ। मैं सभी को बहुत तीज की अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बधाई देती हूँ। और जिस तरह से माँ पार्वती और शिव का जोड़ा और उनके ही जो है विवाह के उत्सव में ये कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं, उन्हीं की तरह सबका जो है ये जोड़ा बना रहे। कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से 2 पत्रों का हवाला देते हुए कहा, प्रदेश में ब्यूरोक्रेटिक आपदा आ गई है। यह प्रदेश की विडंबना है कि शासन प्रशासन में बैठे हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने अधिकार और कर्तव्यों का ही बोध नहीं है। हाल ही में 2 वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पद की विश्वसनीयता का मजाक उड़ाया। और जानकारी देते हुए दसोनी ने बताया कि अल्मोड़ा जनपद के जिला पंचायती राज अधिकारी द्वारा पत्र जारी किया गया, जिसमें किसी कार्यक्रम के बाबत अपने मातहतों को आदेशित करते हुए कहा गया कि उक्त कार्यक्रम की सूचना पर राजनीतिक दल विशेष जिलाध्यक्ष को उपलब्ध कराई जानी है, जो कि अचंभित और हतप्रभ करने वाला है।
मैंने 2 मामले बताए हैं, 2 जनपदों के अलग अलग मामले हैं, अल्मोड़ा का और रुड़की जनपद का, जिसमें अधिकारियों ने पीए की तरह काम किया है भाजपा के। ऐसा लग रहा है कि ये सरकारी कर्मचारी या सरकारी अधिकारी ना होकर भाजपा के चरण चुंबक हैं, भाजपा के पेड वर्कर्स हैं, जिन्होंने पहले पत्र में अल्मोड़ा के जिला पंचायती राज अधिकारी ने पत्र लिखकर समस्त ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारियों को बोला है कि जो रिपोर्ट है 15 अगस्त के कार्यक्रम की, जिसमें मेरा माटी मेरा देश, जो कि सरकारी कार्यक्रम था, पूरे देश भर में स्कूलों में कार्यालयों में करा गया था। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी पर ही परिवारवाद को बढ़ावा देने के आरोप लग रहे हैं। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में जिस तरीके से स्वर्गीय कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास की पत्नी पार्वती दास को टिकट मिला है, उसे कांग्रेस बीजेपी पर परिवारवाद को लेकर आरोप लगा रही है। साथ ही कांग्रेस का कहना है कि उत्तराखंड में जितने भी उपचुनाव 2017 के बाद से हुए, सभी उपचुनावों में बीजेपी के परिवार के सदस्यों को ही टिकट दिए हैं। इनकी कथनी और करनी में अंतर है। इनका चाल चरित्र चेहरा सबके सामने आ गया है। दिखाने के लिए परिवारवाद की बात करते हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद में चल रही है। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस पहले अपने बारे में सोचे। उनकी हालत उत्तराखंड में इतनी खराब हो गई है कि उनको अपनी पार्टी से कैंडिडेट नहीं मिला और एक आयतित व्यक्ति को लेकर के उसकी घोषणा अगले दिन कर दी गई। ये कांग्रेस की उत्तराखंड का जो दुर्गति है उसका ये प्रमाण है। उस जिस चुनाव की वो बात कर रहे हैं, उस चुनाव को लेकर के सभी को पता है कि आदरणीय चंदन रामदास जी का स्वर्गवास हुआ था और उनके परिवार के लोग वहां पर काफी लंबे समय से चंदन रामदास जी के साथ सहयोगी के रूप में काम करते आए हैं। और निश्चित रूप से हम कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देती है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे और भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे और उनके द्वारा जो पौधा रोपा गया, आज वो विश्व का सबसे बड़ी पार्टी है। उनके समय में भारतीय जनता पार्टी ने 2 सांसदों से अपनी यात्रा प्रारंभ की थी और आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोकसभा के अंदर स्पष्ट बहुमत से हैं। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत हो रहे निर्माण कार्यों पर स्थानीय दुकानदारों और तीर्थ पुरोहितों समेत लोगों ने कई गंभीर सवाल उठाए। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ आंदोलन के तहत 1 महीने से अधिक समय से कार्मिक अनशन शुरू किया, लेकिन अभी तक उनकी किसी मांग पर कोई ठोस कार्रवाई न होने से लोगों में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अब तीर्थ पुरोहितों के स्थानीय जनता के साथ साथ राजनीतिक दल भी इन सभी लोगों के समर्थन में उतर रहे हैं। कांग्रेस के उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बद्रीनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्य को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि पंडा पुरोहित लंबे समय से सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं क्योंकि स्थानीय व्यापारियों को बिना कोई नोटिस दिए वहां से हटाया गया। 75% व्यापारियों की दुकानों को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा चुका है। 30% पंडा पुरोहित के मकानों को तोड़ा जा चुका है और इसमें व्यापारियों का काम पूरी तरह से ठप हो गया। उन्होंने कहा 14 अगस्त से अपनी मांगों को लेकर मास्टर प्लान संघर्ष समिति आमरण अनशन पर बैठी है। सरकार जल्द से जल्द समिति की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर निर्णय ले। विशाल की आज हमारा कर्मी पेंशन का 35वां दिन जारी है। कर्मी पेंशन और अभी केवल प्रशासन से, उत्तराखंड प्रशासन से केवल 2 बार ही यहाँ पे आए हैं अधिकारी लोग और हमने उनको अपनी जो हमारा दर्द है, पीड़ा है, सारा बताया उनको। जय बद्री विशाल। मैं बद्रीनाथ से बद्रीनाथ तीर्थ पुरोहित और बद्रीनाथ में मास्टर प्लान चल रहा है। मास्टर प्लान में यहाँ पे कार्यरत जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह आ खड़ा हुआ है क्योंकि उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं
वो किसी भी रूप में ना तो संवैधानिक रूप से सही है और ना ही इंसानियत के रूप से सही है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जिनके हितों के लिए चाहे बद्रीनाथ हो चाहे केदारनाथ हो, आप नई तरीके से बसाने की बात कर रहे हो। आज उन्हीं के हितों पर इस सरकार ने कुठाराघात किया है और पंडा पुरोहित बद्रीनाथ में कृमिक अनशन में थे और आज 4 दिन से आमरण अनशन में बैठे हैं, लेकिन सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। देहरादून को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम गैर सरकारी संगठन साथ मिलकर एक अभियान चलाने जा रहे हैं। इसके तहत गीला और सूखा अलग अलग निस्तारित करने और 100% कूड़ा उठान की व्यवस्था बनने पर जोर दिया जाएगा। इस अभियान के तहत आमजन को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि देहरादून को सुंदर बनाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है ताकि देहरादून सबसे सुंदर शहर की गिनती में आ सके। ये कूड़ा निस्तारण कूड़ा की एक रेगुलर जो है, इसकी रेगुलर चलने वाली प्रक्रिया है। कूड़ा अगर हम एक दिन अगर कूड़ा नहीं उठाते तो अगले दिन दूसरे दिन ढेर लग जाते हैं। तो निरंतर ये प्रक्रिया है और सफाई व्यवस्था डेली हम इसको करवाते हैं। चाहे कुछ वार्डों में हमने एनजीओ के माध्यम से कराई हो, चाहे कुछ वार्डों में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हो। देहरादून नगर निगम बोर्ड की बैठक में दाखिल खारिज शुल्क में संशोधन कर दिया है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सम्मति के दाखिल खारिज के लिए अब लोगों को आधा शुल्क देना होगा। यह संशोधन पार्षदों की मांग पर बोर्ड बैठक में किया गया। आपको बता दें, फरवरी में बोर्ड की बैठक में दाखिल खारिज शुल्क में स्टॉप ड्यूटी के शुल्क के आधार पर बढ़ोतरी की गई थी और इसके बाद लगातार नगर निगम में इसका विरोध हो रहा था। पार्षदों की मांग उठाई कि राजधानी में दाखिल खारिज शुल्क में कटौती की जानी चाहिए, जिसके बाद नगर निगम ने सभी को सहमति के बाद संपत्तियों के दाखिल खारिज शुल्क को आधा कर दिया। ये गत बोर्ड बैठक में ये निर्णय हुआ था कि जो हमारा म्यूटेशन शुल्क है उसका जो 150 रुपये की जो फीस काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है उसको रेशनलाइज करके बढ़ाया जाए और बोर्ड की ही सहमति के अनुसार समिति का पार्षदों की समिति का गठन करते हुए उन्हीं से प्रस्ताव जो है फाइनल प्राप्त करके उसको लागू किया गया था। चमोली में भारी बारिश के बीच वज्रपात के कारण जलप्रपात से जगह जगह भारी नुकसान हुआ। इसी क्रम में जिले के हिमालय से लगा हुआ आखिरी गांव वाण भी इस जलप्रपात से अछूता नहीं रहा, जहां एक और वाण गांव जगह जगह सड़क मार्ग के बह जाने से देश और आसपास के क्षेत्र से अलग थलग हो गया है। इस गांव के लगभग 2500 से भी अधिक की आबादी अपने गांव में ही कैद होकर रह गए। उप जिलाधिकारी ने कहा, हमारे साथ बाढ़ से हुए क्षति का विशेषज्ञ टीमों के साथ आंकलन किया जा रहा है और सरकारी परिसंपत्तियों का भी नुकसान का विवरण तैयार किया जा रहा है। आज जो है हमारी राजस्व की टीम ने और विभिन्न विभागों की टीम ने प्रमुख जी के साथ में थे। हमने आज यहाँ पर बाढ़ में आए हैं, आगे सर्वेक्षण करा तो जो आपदा के कारण जो सरकारी संपत्तियाँ व निजी संपत्तियाँ जो भी क्षतिग्रस्त हुई हैं उसमें सभी विभागों को हमने निर्देशित कर दिया गया है। बहुत ही जल्दी वो अपना आकलन कर लेंगे। 13 तारीख की रात को आपदा आई थी, उसको लेके प्रशासन, एसडीएम साहब, हम सब लोग यहाँ पर आए हैं और जहाँ जहाँ पर क्षति हुई है हमने व्यक्तिगत स्थलीय निरीक्षण किया है और तमाम डिपार्टमेंट साथ में थे। हमारे जिले के एएमए साहब हमारे साथ में थे। सबसे ज़्यादा नुकसान जो है जिला पंचायत के पुलों का है और इरिगेशन डिपार्टमेंट से जो हमारे स्थानीय बस्तियां हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। यहाँ पे ये बचन सिंह जी हैं हमारे गांव के, इनकी बहू का प्रसव होने वाला था। रोड तंग होने के कारण हम इतने लोग यहाँ पे आए। कल यहाँ पे हमारे गांव में वार्ड में जो है कि शासन प्रशासन सारे लोग आए थे। उन्होंने यहाँ पे कुछ
हम लोगों की मदद करी, यहाँ पे पुल बनाया, जैसे तैसे एंगलों को डाल के यहाँ पे पुल बनाया गया। तो सड़क मार्ग बहने से कई क्षेत्र अलग हो गए हैं, लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। जहां जल प्रताप से जगह जगह भारी नुकसान हुआ है। गाँव वाणी की जल प्रताप से सड़क मार्ग अलग हो गए हैं, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो जल प्रपात से लोग परेशान हैं। गाँव बाण की जल प्रपात से अछूता नहीं है। सड़क मार्ग बहने से कई क्षेत्र अलग हो गए हैं। काशीपुर में ढेला नदी में डूबने से एक किशोरी की मौत हो गई। बता दें कि किशोर अपने 4-5 दोस्तों के साथ ढेला नदी में नहाने गया था, जहां पानी में डूबने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उधर सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं तहसीलदार यूसुफ अली ने घटना की जानकारी ली तो परिजनों ने बताया कि वो 2 भाई और एक बहन है। मृतक परिवहन हेयर सैलून का काम सीख रहा था और साथ में पढ़ाई भी करता था। किशोर की मौत के बाद घर में मातम का माहौल है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अभी सूचना मिली कि एक बच्चा है 14 साल का फरदीन, बाप का नाम है फ़हीम, बेलजुड़ के रहने वाले हैं। ये आज सूचना मिली कि ये ढेला नदी में डूब गए हैं। तो इस पे ये परिजन जो है उसके शव को लेके जो है घर पे आ गए हैं। अभी हमें सूचना मिली तो हम भी पहुंचे हैं, परिजनों को समझाया, उसके बाद इसको जो है पंचायत भर के पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को मोर्चरी भेजा जा रहा है। तो डूबने से किशोर की मौत हो गई। दोस्तों के नदी में गया था नहाने और इस दौरान ढेला नदी में किशोर डूबा, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों में कोहराम मच गया ये खबर सुनते ही, जहां दोस्तों के साथ नदी में गया था नहाने। बागेश्वर उपचुनाव के नामांकन के आखिरी दिन राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने बसंत कुमार और समाजवादी पार्टी ने भगवती प्रसाद टिकोटी यूकेडी के अर्जुन देव को चुनावी मैदान में उतारा। बागेश्वर उपचुनाव में विपक्ष अलग अलग चुनाव लड़ रहा है। इंडिया गठबंधन के तहत बागेश्वर का उपचुनाव नहीं लड़ा जा रहा। नामांकन करने तहसील बागेश्वर पहुंचे विपक्ष के प्रत्याशियों ने मीडिया से बात करते हुए अपनी अपनी जीत के दावे किए। कांग्रेस के प्रत्याशी बसंत कुमार का कहना है कि भाजपा एक तरफ परिवारवाद की बात करती है, दूसरी तरफ परिवार के सदस्यों को टिकट देकर गड़ियाली आंसू बहा रही है। यूकेडी के प्रत्याशी अर्जुन देव ने दोनों राष्ट्र पार्टी के उत्तराखंड का लुटेरा बताया। सपा का प्रत्याशी भगवती प्रसाद ने बागेश्वर के जनमुद्दों को विधानसभा में उठाने की बात कही है। मैं उत्तराखंड क्रांति दल का प्रत्याशी घोषित होकर नामांकन करके बाहर आया हूं और मेरे साथ मेरी क्षेत्रीय जनता, मेरे जनपद विधानसभा की समस्त क्षेत्रीय जनता का अपार आशीर्वाद प्यार मेरे साथ जुड़ा है। मेरे साथ पूरे पार्टी के कार्यकर्ता कर्मठ रूप से तन मन धन से लगे हैं। ये उपचुनाव है और दुर्भाग्य से यहाँ का मैंडेट दिया हुआ था और हमारे माननीय मंत्री जी का निधन हो गया और ये उपचुनाव हो रहा है और जो सदन में बेहतर नेतृत्व देना चाहिए, ये अपेक्षा हमेशा बागेश्वर विधानसभा में सबकी रही है। हम बागेश्वर क्षेत्र की जो जन समस्याएं हैं, उन जन समस्याओं को आगे बढ़ाने के लिए, विधानसभा में उठाने के लिए और विगत कई वर्षों से जो बागेश्वर का विकास अवरुद्ध हुआ है और बागेश्वर के एक आवाज जो विधानसभा में उठनी चाहिए वो नहीं उठ पा रही है। बागेश्वर उपचुनाव में नामांकन के फौरन बाद बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। बता दें कि भाजपा के 40 बड़े नेता बागेश्वर उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम सबसे ऊपर है। उनके बाद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का नाम शामिल है। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों के 40 नाम जारी किए। उनमें सभी सांसद, कैबिनेट मिनिस्टर, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, विजय बहुगुणा और तीरथ सिंह रावत का नाम भी शामिल किया गया।
प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और रेखा वर्मा भी बागेश्वर उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाए गए। स्टार प्रचारकों की लिस्ट के बाद बीजेपी के सभी स्टार प्रचारकों को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएगी, जो बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। आपको बता दें कि बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए 5 सितंबर को मतदान होना है। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में सबसे मजबूत दल के रूप में है और सबसे बड़े दल के रूप में है। हमने बागेश्वर में जो उपचुनाव हो रहा है वहां 188 विधानसभा क्षेत्रों में पहले ही अपने शक्ति बूथ के स्तर पर जो पालक हैं संयोजक बन चुके हैं, जो बूथों के पालक हैं संयोजक बन गए हैं, मंडलों स्तर पर प्रभारी नियुक्त हो गए हैं। सभी विधायक और सांसद उस क्षेत्र में लगातार जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं। वहां बागेश्वर उपचुनाव को लेकर प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दावा किया है कि बीजेपी प्रत्याशी हजारों मतों से विजय होंगी। उन्होंने कहा कि इसका अंदाजा आप कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन से लगा सकते हैं। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि बीते रोज बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में 8000 से ज्यादा लोग पहुंचे थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार के नामांकन में महज 2000 से भी कम लोग पहुंचे हैं। उनका कहना है कि बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के जीतने के 3 बड़े मुख्य कारण होंगे। पहला, दिवंगत मंत्री चंदन रामदास के किए गए कार्य और उनका व्यवहार। दूसरा, पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चल रहे राज्य सरकार के काम। और तीसरा, केंद्र की मोदी सरकार ने जो विकास के लिए आयाम स्थापित किए उस पर बागेश्वर की जनता वोट करेगी। कि बागेश्वर की जनता हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। बागेश्वर की सीट और 4 बार वहां से चंदन रामदास जी, स्वर्गीय चंदन रामदास जी जीत के आए हैं। और इस बार भी जब उपचुनाव होगा, बहुत ही दुखद स्थिति में हमको इस उपचुनाव में जाना पड़ रहा है। चंदन रामदास जी का स्वर्गवास हुआ था और उसकी वजह से उपचुनाव हमको आज झेलना पड़ रहा है। लेकिन मैं जितना भी वहां पर रहा हूं, जितना भी लोगों से मिला हूं, प्रभारी मंत्री भी हूं, सरकार की तरफ से भी मुझे मनोनीत किया गया चुनाव की देखरेख करने के लिए। मैं स्पष्ट चलिए, इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल में इतना देते हैं। देश विदेश में तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।